बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 5 पे, सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। इससे पहले चैप्टर 4 में हम देख चुके हैं काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। यानी आपने अपने प्रोग्राम में ऐसे स्ट्रक्चर्स जैसा कि लूप्स रखनी हैं जो कि रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। कुछ स्टेटमेंट्स की रेपिटेशन के लिए, कुछ प्रोसेसेस की रेपिटेशन करवानी है हमने। तो जो चैप्टर 4 है उसमें हमने पढ़ा काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन। यानी कॉमन सेंस की बात है, जब आपने कोई एक काम है उसे बार-बार रिपीट करना है, तो दो ही सवाल पैदा होते हैं कि कितनी बार रिपीट करना है या कब तक रिपीट करना है। अगर उनकी रेपिटेशन को हम कंट्रोल करते हैं कितनी बार के लिहाज से, यानी कितना काउंट है, कितनी बार रिपीट करना है, तो वो काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन है। और अगर हमने कब तक कंट्रोल करते रहना है, या हमें तादाद नहीं पता कि कितनी बार रिपीट करना है, लेकिन रिपीट करते रहें तब तक कोई खास कैफियत ना आ जाए, उस कैफियत को, उस खास वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। तो जो इस तरह की रेपिटेशन होगी वो कहलाएगी सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन। तो चैप्टर 4 में हमने काउंट कंट्रोल रेपिटेशंस देखी, उसके लिए हमने फॉर लूप देखी, व्हाइल लूप देखी। पाइथन की फॉर लूप या व्हाइल लूप दोनों को हमने काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल किया। अब भी दोबारा दोबारा उन्हीं लूप्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन के लिए। बस आपने लूप में कुछ ऐसा रखना होता है, ये दिखाना होता है कि रेपिटेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, कि कब तक रेपिटेशन चले। अगर हम बताएं कि तादाद बताएं कि कितनी बार रिपीट करें, तो वो काउंट कंट्रोल्ड है। और अगर हम लूप को ये बता पाएंगे फलां वैल्यू के आने तक, फलां फलां सेंटिनल वैल्यू के आने तक रिपीट करते रहो, तो ये एक लूप कहलाएगी, काउंट सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप कहलाएगी। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये सबसे पहले स्किल 23, सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन यूजिंग व्हाइल लूप। इजी बात ये होती है कि अगरचे दोनों लूप्स, चाहे व्हाइल लूप है चाहे फॉर लूप है, दोनों को हम काउंट कंट्रोल्ड स्टाइल में भी यूज कर सकते हैं, दोनों को हम सेंटिनल कंट्रोल्ड स्टाइल में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अमूमन काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन के लिए फॉर लूप को प्रेफर किया जाता है, और जो सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन है उसके लिए व्हाइल लूप को प्रेफर किया जाता है। अगर ये कोई लाजमी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो ज़्यादा रूटीन है, जो ज़्यादा नेचुरल साबित होता है, वो ये है कि काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के लिए फॉर लूप और सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन के लिए व्हाइल लूप बनाई जाए। लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। फॉर लूप को भी सेंटिनल और काउंट कंट्रोल दोनों स्टाइल में यूज़ करना आना चाहिए, और जो ये व्हाइल लूप है, इसको भी काउंट कंट्रोल स्टाइल में, और जो दूसरा सेंटिनल कंट्रोल स्टाइल, दोनों में आना चाहिए। ये यहाँ पे स्क्रीन रोक के आप इस सारे को पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें वैसे आपको अक्सर बता दी गई हैं। जो जनरल स्ट्रक्चर है व्हाइल लूप का, पहले भी देख चुके हैं, दोबारा वही है, स्किल 22 में हम पहले देख चुके हैं। और वो क्या स्टाइल है कि व्हाइल का कीवर्ड आएगा, उसके सामने एक कंडीशन होगी, यानी एक ऐसी चीज होगी जो ट्रू या फॉल्स होगी। उसके बाद यानी बूलियन वैल्यू हमें उससे मिल जाएगी। उसके बाद कॉलन लगाना है, और नेक्स्ट लाइन से वो स्वीट या ब्लॉक शुरू हो जाएगा, जो कि व्हाइल लूप का स्वीट या ब्लॉक है। अब उसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है, जितनी भी होंगी उनका सबका ये शुरू में जो खाली हिस्सा छोड़ना है, इंडेंटेशन है, वो इंडेंटेशन लेवल सबका बराबर हो। और जैसे ही उसके बाद हम इंडेंटेशन लेवल डिस्टर्ब करेंगे, पीछे आ जाएंगे, वाइल के लेवल पे आ जाएंगे, तो वो लूप, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो लूप से बाहर शुमार होंगी। ये बारी बातें हम पहले देख चुके हैं। A non-zero value is treated as true and zero is treated as false। यानी जो कंडीशनल जगह का अगर कोई जीरो वैल्यू आ गई है, तो फॉल्स ट्रीट होगी, और फॉल्स ट्रीट होगी। अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो वो ट्रू ट्रीट होगी। मतलब कोई भी यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि इवेलुएट होकर ट्रू या फॉल्स दे हमें। लेकिन नंबर भी आ सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकती है। और वो जो खास कैफियत है जिसके आने पे हमने काम स्टॉप करना है, वो सेंटिनल वैल्यू कहलाती है। अभी काम कैसे होगा वही हम देखते हैं। इसको अब स्क्रीन रोके पढ़ना चाहिए आपको। हम डायरेक्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, कि हम कहते हैं कि आपने ये प्रोग्राम पहले किया था, हमने इफ कंडीशन वाले में भी किया था, फिर उसके बाद हमने काउंट कंट्रोल रेपिटेशन से भी किया है। अब हम इसी को करेंगे सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटेशन से। और वो हमने कैसे करना है? सबसे पहले जी, एंटर द नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉय वर्कड। यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसके पहले दोनों प्रोग्राम करके आ चुके हैं। लाइन नंबर 6 से 9 तक कोई नई बात नहीं है, वो बल्कि इनफैक्ट यहीं से कहना चाहिए लाइन नंबर 4 से लेकर 12 तक कोई बात नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में आप कर चुके हैं। कि आपने
जो है वो लाइन 1 भी सॉरी शामिल कर लें बल्कि इसमें। लाइन 1 अगर हम इस पूरे कोड में देखें तो लाइन नंबर 3 एक नई लाइन है, बाकी सारा कुछ वही है जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में कर लिया। चैप्टर 4 में यहाँ पे आपने व्हाइल लूप भी इस्तेमाल की थी, फॉर लूप भी इस्तेमाल की थी काउंट कंट्रोल के लिए। अब हम आ गए सेंट्रल कंट्रोल पे। तो इंटरेस्टिंग बात नोट करें, चैप्टर 3 वाले प्रोग्राम से कंपेयर करें तो सिर्फ एक लाइन का इजाफा हुआ या 3-4 वर्ड्स जो हैं व्हाइल वाले। मकसद क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स पूछ लिए जाएँ, कितने घंटे काम किया। अगर वो घंटे अगर -1 एंटर नहीं किया, यानी यूज़र ने कोई घंटे एंटर किए फॉर एग्ज़ाम्पल 0 वर्ग घंटे काम किया, ब ऑब्वियसली 0 तो नहीं करेंगे, पॉज़िटिव में वैल्यू जाएगी, 10 घंटे काम किया, 50 घंटे काम किया, 70 घंटे काम किया वीकली या 48 घंटे काम किया या 32 घंटे काम किया या 40 घंटे काम किया, ऐसी कोई ना कोई रीज़नेबल फ़िगर आ जाएगी और अमूमन जो है वर्कर्स जो काम करते हैं, वो वीकली 35 घंटे से लेकर 50 के दरमियान काम करते हैं, अमूमन ऐसी कोई वैल्यू आएगी। लेकिन साथ ही हमने कंडीशन रख दी सेंटिनल कंडीशन ये है कि हमने कहा कि अगर आपके पास मज़ीद कोई मतलब यूज़र मज़ीद कोई ऐसा जो है वो वर्कर नहीं है जिसकी आपने वेज मालूम करनी है, सैलरी मालूम करनी है, तो उस फिर आप -1 एंटर कर दें। तो ये हमने तय कर लिया। जी, तो नंबर ऑफ आवर्स एंटर किए जाएँगे, वो इंटीजर में कन्वर्ट होंगे, एच वैल्यू है, अगर एच -1 नहीं है तो लूप के अंदर आ जाओ। आके रेट पूछा कि आवरली रेट क्या है इस वर्कर का, उसके बाद अगर घंटे 35 से कम हैं तो रेट को मल्टीप्लाई कर दें आवर्स के साथ और अगर 35 से ऊपर हैं तो 35 को मल्टीप्लाई कर दें रेट से और जो ऊपर वाले होंगे यानी एच माइनस 35 ये इज़ाफ़ी आ गए। 42 घंटे अगर हैं तो 35 निकल के 7 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई कर रेट से और उसका डेढ़ गुना ले लें, ये वो फ़ॉर्मूला है जो कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, कि 35 घंटों तक मखसूस रेट है और 35 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो हर घंटे के जो इज़ाफ़ी ऊपर के घंटे हैं, उनमें डेढ़ गुना चीज़ हो जाएगी उसकी सैलरी, तो बाकी चीज़ वही है। अब नोट करें कि लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 12 तक, ये सारा पोर्शन ये व्हाइल लूप के ब्लॉक में है या स्वीट के अंदर मौजूद है। इन इन सब का इंडेंटेशन लेवल बराबर है, जो जो फर्दर जुज़्व है, जिस तरह के लाइन नंबर 7 और 9 है, उनका मज़ीद बढ़ाया है, क्योंकि वो इफ के अंडर हैं। ये लाइन नंबर 9 एल्स के अंडर है। तो इसका इंडेंटेशन लेवल बहरहाल हम बराबर ही करार देंगे स्टार्ट के लिहाज से। तो ये सारा एक स्वीट हो गया, एक ब्लॉक हो गया व्हाइल स्टेटमेंट का। अब जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा आर्स के लेने के बाद और प्रिंट हो जाएगा, तो दोबारा हम आर पूछेंगे लाइन नंबर 12 में। तो दोबारा आर्स पूछे जाएँगे कि कितने घंटे काम किया नए वर्कर ने, नेक्स्ट वर्कर ने। उसके बाद आर की वैल्यू आ जाएगी, चेक करेंगे क्या वो -1 है, अगर नहीं है तो अंदर आ जाएँ। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो प्रोग्राम को रन करने वाला है, जब वो -1 एंटर करेगा, तो वो -1 ही इक्वल है, तो ये चीज़ फ़ॉल्स हो जाएगी। जब व्हाइल के सामने कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएँगे। तो व्हाइल की वर्किंग इटसेल्फ वैसे ही है, जो हमने काउंट कंट्रोल के लिए की हो या सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन के लिए की हो। ये हमारी ट्रिक है कि हम उसे कैसे काउंट कंट्रोल स्टाइल में यूज़ करते हैं या सेंटिनल कंट्रोल स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में सिर्फ़ एक लाइन का इज़ाफ़ा किया गया और कुछ मखसूस पोर्शन को हमने इंडेंटेशन कर दी है। तो उसके अलावा हमने कोई नया काम नहीं किया, चैप्टर 3 वाला प बा बाकी प्रोग्राम वाली बातें वही हैं सारी इसमें। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन्स हैं, आपको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये बिल वाला प्रोग्राम है, बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ़ ये इसमें व्हाइल की जो है स्टेटमेंट ये शामिल हो गई है। ये गलती से ये जो कॉलन है नेक्स्ट लाइन में आ गया, उससे ऊपर होना चाहिए। तो बाकी ये इस तरह से ये प्रोग्राम आपका वही कुछ है, सिर्फ़ ये कि इसमें लूप कहाँ से कहाँ तक मुतय्यन करनी है, सिर्फ़ ये तय कर लिया और सेंटिनल वैल्यू कौन-सी है वो तय कर ली, किस वेरिएबल पे चेक करना है वो तय कर लिया। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि एक बार तो इनपुट लेनी है जिस पे सेंटिनल वैल्यू चेक करते हैं वो लूप में आने से पहले और लूप में आने के बाद एक बार हमें मज़ीद दोबारा वो वैल्यू पूछनी है लूप के अगले चक्कर के लिए। अगर -1 एंटर कर देंगे तो बाहर आ जाएँगे। सेंटिनल वैल्यू -1 भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकती है। तो ये बातें ख़ाल पहले भी हो चुकी हैं कि यूनिट्स लेस दैन और इक्वल टू 100 के बजाय कहने से बेहतर है हम कर दें यूनिट्स लेस दैन 101, तो दोनों बातों का मफ़हूम एक ही है। इसी तरह से भी बाकी भी जो स्लैब्स में हम चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और छोटा-सा असूल सिखाया जा रहा है कि अगर आपके फ़ार्मूलाज़ में कोई चीज़ रिपीटेडली लूप के हर चक्कर में सेम काउंट होती है, उसमें चेंज नहीं आता, तो आप उसको एक ही बार काउंट करके किसी वेरिएबल में रख लें और आगे इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे ये 100 मल्टीप्लाई बाय रेट 1 या ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन जहाँ-जहाँ मौजूद है ऊपर लूप के अंदर,
ये चीज बिल के सामने, ये चीज बिल के सामने, ये चीज, कुछ हिस्सा वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल यूनिट्स बदलेंगे तो बिल बदल जाएगा, नेक्स्ट में भी यूनिट्स बदलेंगे तो बिल बदलेगा। तो जिस टर्म में यूनिट आ रहे हैं वो टर्म बदलती है, लेकिन बाकी टर्म अगर इस्तेमाल हो तो फिक्स इस्तेमाल होती है। तो लूप के हर चक्कर में इसे फिर ऐसे फार्मूलाज को कंप्यूट नहीं किया जाता। उसकी टेक्निक ये होती है कि लूप में आने से पहले एक वेरिएबल बनाकर इसकी वैल्यू वहां पे स्टोर कर लें और यहाँ फार्मूले में उस वेरिएबल का नाम लिख दें। इसको यहाँ पे कैसे परफॉर्म किया गया ये हम देखते हैं कि हमने रेट डिफाइन कर ली है, उसके बाद ऑफसेट, पहला ऑफसेट हमने ये कह लिया, ऑफसेट कहें कोई भी नाम रखें, एबीसी रख लें, और ऑफसेट 2 ये बना लिया, ऑफसेट 3 ये बना लिया, और लूप के अंदर हमने जहां पर इन्होंने इस्तेमाल होना है वहां पे ऑफसेट 2 लिख दिया। ये गलती है, बिल इक्वल टू ये मिटना चाहिए यहाँ से, ऑफसेट 3, ऑफसेट 4। तो ये बार बार कंप्यूट नहीं होगा, एक बार ही कंप्यूट होकर वेरिएबल में रख लिया है और वेरिएबल आगे इस्तेमाल कर लिया है। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा पहले की निस्बत एफिशिएंट प्रोग्राम हो गया। लेस देन इक्वल टू 100 के बजाय हमने लिख दिया लेस देन 101। तो इसमें सिर्फ सिर्फ एक कंपैरिजन होगा, अदरवाइज लेस देन और इक्वल टू में 2 कंपैरिजन होते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये कुछ और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, कंप्लीटली सॉल्व्ड हैं क्वेश्चंस। स्टेटमेंट देखें और उसके बाद इसका कोड देखें, खुद परफॉर्म करें। कोड ये पुराने वाले ही हैं, सिर्फ इसमें अगर आप नोट करें तो ये तय हो रहा है कि लूप कहाँ से कहाँ तक बनेगी, कौन सी स्टेटमेंट रिपीट होगी। ये लाइन नंबर 4 को देखें, ये 4 नंबर लाइन आखिर में दोबारा आ रही है क्योंकि लूप के अगले चक्कर के लिए हमने इनपुट लेनी थी। तो ये नई चीजें हैं। पहली नई चीज ये है, दूसरी ये कि वो यहाँ भी रिपीट होनी चाहिए नेचुरली, तीसरी बात ये कि जो मतलब जो ये असल काम है सेंटिनल का आ गया, और नेक्स्ट ये कि जो सारा पोर्शन वाइल के अंदर है तो उनको हमने इंडेंट करना है। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्किल हो गया। इसके बाद है स्किल 24 और स्किल 25। यहाँ पे हमने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं रखी हैं इसकी, सिर्फ हमने कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो वो हम चलें इसी वीडियो में देख लेते हैं। स्किल 24 ये है कि हमने कोई भी लूप बनाई है, चाहे वो काउंट कंट्रोल लूप है, चाहे वो सेंटिनल कंट्रोल लूप है, चाहे वो व्हाइल लूप है, चाहे वो फॉर लूप है। हम इसमें जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, जो रेपिटेशन में आना है, उसको हम अल्टर कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं कंटीन्यूअस स्टेटमेंट से। कंटीन्यूअस स्टेटमेंट से ये होता है कि आपके लूप में कोई कंडीशन लगाकर, दरमियान में किसी हिस्से में कंडीशन लगाकर आपकी जो है ये कंटीन्यूअस स्टेटमेंट है ये वहां पर रख दी जाती है। उससे ये होता है कि जो कंटीन्यूअस स्टेटमेंट करना ये होता है, ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। ये अगली आइटरेशन में लूप के स्टार्ट की तरफ कंट्रोल को जंप करके शिफ्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लूप के अंदर 6 स्टेटमेंट्स हैं और दरमियान में कहीं पे कंटिन्यू स्टेटमेंट मौजूद है, किसी इफ कंडीशन जुड़ी हुई कि इफ कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, सपोज ऐसा हो गया, तो उसके बाद ये है कि सब फर्ज कर लें कि लूप में 6 स्टेटमेंट्स थी, 3 कंटिन्यू से पहले, 3 कंटिन्यू के बाद। तो अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई तो लूप के उस चक्कर में, उस पास में, उस आइटरेशन में कंटिन्यू के बाद वाली जो 3 स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लूप के अगले चक्कर में शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये हमने एक लिहाज से फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप करवा दिया आगे को। अगर ये जंप ना करता तो 6 की 6 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, फिर अगले चक्कर में 6, फिर अगले चक्कर में 6, फिर अगले चक्कर में 6। लेकिन जिस लूप के चक्कर में जो है वो लूप के जिस चक्कर में कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो लूप की बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी और कंट्रोल नेक्स्ट चक्कर में, नेक्स्ट पास में, नेक्स्ट आइटरेशन में जंप कर जाएगा। यहाँ मिसाल के तौर पे ये छोटा सा प्रोग्राम ऐसे ही कर दिया गया है जस्ट फॉर द प्रैक्टिसिंग, कि एक लूप बनाई गई है फॉर नम इन दिस लिस्ट। ये अगर लिस्ट मौजूद है, लिस्ट के बारे में अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो ये लूप बनाई गई है, इसमें नम की वैल्यू पहले 20 होगी, फिर 11 होगी, अगले चक्कर में 9 होगी, अगले चक्कर में 66 होगी, फिर 4 होगी, 89, 44, इस तरह से लूप का चक्कर चलेंगे। तो लाइन नंबर 3, 4, 5 लूप का हिस्सा है। नोट करें, करना ये है कि यहाँ लिखा भी हुआ ऊपर, स्टेटमेंट में नहीं आई, मतलब जस्ट वर्डिंग में लिख दिया है, प्लस यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है कि एक लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट में से सिर्फ आड नंबर प्रिंट करने हैं, आड नंबर प्रिंट करना है। तो प्रिंट नम की स्टेटमेंट है, ये कब एग्जीक्यूट करनी है, जब आड हो, जब इवन ना हो। और अगर इवन है, 2 से ना डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन होगा। अगर ये ऐसा हो जाए तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या है, जो अगली स्टेटमेंट लूप के अंदर मौजूद है, एक हो ज्यादा हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी,
कंट्रोल जंप करके आगे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 20 पे आए हैं, अंदर आए, 20 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 है तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो गई है, तो ये नम वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। आगे चलें, 11 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि इफ के सामने ट्रू ही नहीं हुआ, तो इफ के अंडर जो कंडीशन है वो तो वहां पे आएगी नहीं, हम उससे आगे जंप कर जाएंगे, और वो कौन सी है, प्रिंट। तो ये चल पड़ेगी, तो अभी 11 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर 66 प्रिंट नहीं होगा, 4 प्रिंट नहीं होगा, 89 प्रिंट हो जाएगा, 44 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट उस हिस्से में है जो कंटिन्यू के बाद है, और आड वाले केस में हम यहाँ तक पहुंचते हैं प्रिंट तक, इवन वाले केस में पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये सामने प्रिंट होकर चीजें आ गई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट है फ्लो ऑफ कंट्रोल तब्दील करने के लिए कंटिन्यू के मुकाबले में, उसका नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। इंटरेस्टिंग बात नोट करें, आप चाहे पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे सी प्लस प्लस में, सी लैंग्वेज में, फोर्ट्रान में, या आप इसमें मैटलब में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में, तो अमूमन ये लूप्स ऐसे ही बनेंगी, काउंट कंट्रोल लूप होंगी और सेंटिनल कंट्रोल लूप होंगी। अक्सर में फार लूप या डू लूप मौजूद होती है, जो कि काउंट कंट्रोल के लिए सूट करती है, और दूसरे में जो साथ में व्हाइल लूप अक्सर में होती है, इन सारों में व्हाइल लूप जो है अमूमन सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन के लिए ज्यादा सूट करती है। इन सारी लैंग्वेजेस में ही कंटिन्यू और ब्रेक की स्टेटमेंट मौजूद है। फोर्ट्रान में इसके लिए कंटिन्यू की जगह वर्ड इस्तेमाल होता है साइकिल, और ब्रेक की जगह इस्तेमाल होता है एग्जिट। बाकी तमाम लैंग्वेजेस में अक्सर में जो नाम मैंने लिए हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, और जो ये मैटलब है या पाइथन है, इन सब में यही वर्ड इस्तेमाल होता है कंटिन्यू का और ब्रेक का। तो स्किल 25 ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे यूज करना है। तो इन पाइथन व्हाट डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट डू, ये क्या करती है, ट्रांसफर द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, नो, ट्रांसफर द कंट्रोल आफ्टर द एंड ऑफ द लूप, यस, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, नो, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन बनती है कि जो लूप से फौरन बाहर आ जाना है। सपोज के लूप ने 10 चक्कर लगाने थे, हर चक्कर में 6-6 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन दरमियान में तीसरी लाइन के बाद, तीसरी स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट मौजूद है। अगर ये एग्जीक्यूट होगी, तो वो एग्जीक्यूट होने, ब्रेक अगर एग्जीक्यूट हो गई होंगी, ये ऑब्वियसली जिस तरह कंटिन्यू इफ के साथ कंडीशन के अंदर जुड़ी होती है, हर बार तो नहीं करनी, अदरवाइज तो जो बाकी लाइन है उसका फायदा ही नहीं है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट उमूमन इफ के साथ जुड़ी होती है, किसी खास कैफियत में वो चक्कर मिस कर देना है, अदरवाइज नहीं करना। ब्रेक स्टेटमेंट में ये होगा कि वो एक बार एग्जीक्यूट होने पर लूप से बाहर आ जाएंगे। सपोज लूप ने 10 चक्कर करने थे, तो जब हम चौथे चक्कर में पहुंचे, तो 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जब ब्रेक का वर्ड एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई रेलिवेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो लूप के बाकी चक्कर खत्म हो जाएंगे। 10 चक्कर पूरे नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ चौथे चक्कर में ही अधूरा छोड़ के काम बाहर आ जाएंगे, अधूरा बाहर आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम बनाया गया है टू फाइंड एन इंटीजर नियरेस्ट टू 1000 हुज स्क्वायर रूट इज इंटीजर, यानी ऐसा इंटीजर मालूम करें कि जिसका स्क्वायर रूट भी इंटीजर हो और 1000 के नजदीक तरीन हो वो। तो हम ऐसा करते हैं, लूप चलाते हैं, 1000 से पीछे को आना शुरू करते हैं -1 के हिसाब से, 1999, 998, 97 पीछे को आते चले जाते हैं। वो इंटीजर पकड़ते हैं कि जिसका जो है स्क्वायर रूट एक इंटीजर हो। तो हमने क्या किया, मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन लगा के आई पे लगाया फंक्शन, जो भी आई की वैल्यू होगी, पहले चक्कर में 1000 होगी, अगले चक्कर में 999 होगी, अगले चक्कर में 998 होगी, अगले चक्कर में 997 होगी, तो इस तरह कम होती चली जाएगी। तो जो भी आई का स्क्वायर रूट आएगा, वो हमने स्क्वायर रूट नाम के, स्क्वायर अंडरस्कोर रूट के नाम के वेरिएबल को दे दिया। उसके बाद देखेंगे कि अगर स्क्वायर रूट और उसके इंटीजर में बदली हुई शक्ल, इंट लगा दिया ना उसके ऊपर हमने ये, तो इस फंक्शन लगा दें इंट का, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पे इंट लगा के कोई चीज बना लें, या स्क्वायर रूट जो मौजूद है वो चीज, अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल है तो प्रिंट कर दें आई, और वहीं पे काम स्टॉप कर दें, मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें जहां मिल गया वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो आप देखें 1000 से शुरू हुए 961 पर पहुंचे, तो जो इसका स्क्वायर रूट है वो एक इंटीजर आ गया, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। 961 ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर रूट एट इंटीजर आएगा, और ये वो वाला नंबर जो 1000 के करीब तरीन है। तो इस तरह से हमने ये कुछ प्रैक्टिस कर ली है। सेंटिनल कंट्रोल फार लूप के जरिए से भी हो जाती है, और उसका तरीका ये होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है दरमियान में हमें, ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ट्रू हो जाए और वो ब्रेक कर दें तो लूप से बाहर आ जाएगा, यानी एक खास कैफियत अचीव हो गई है। फार लूप के जरिए से हमने तय किया कि लूप ने चलना है 50 बार, लेकिन हम कब तक चलना है, सपोज
28 बार चलने के बाद एक कैफियत ऐसी आ गई कि सेंटिनल अचीव हो चुकी है। तो सेंटिनल को इफ कंडीशन में रखें, ट्रू हो गई है, आगे ब्रेक लिख दें, तो उससे हम लूप से बाहर आ जाएँगे, ब्रेक स्टेटमेंट यानी फॉर लूप में अगर हम ब्रेक का इस्तेमाल कर लें, तो फॉर लूप को हम सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्किल 26 भी हमारा मुकम्मल हो गया। आगे ये एक्सरसाइज़ेज़ हैं बहुत सिंपल सी, इन्हें परफॉर्म करें। ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से रेलेवेंट है, ये ऑब्वियसली वही कर पाएँगे जिन्होंने न्यूमेरिकल मेथड्स का या न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स साथ में पढ़ रहे हों या पढ़ चुके हों। अदरवाइज़ ये बाकी ये सिंपल 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये परफॉर्म कर एग्ज़ीक्यूट करें। थैंक यू वेरी मच।